आईएमएफ जो है जी उसने आज 1.2 बिलियन जो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में ट्रांसफर किया है। आपको पता ही है कि कुछ दिन पहले आपको हमने बताया था कि जो $3 बिलियन की स्टैंड बाय एग्रीमेंट थी वो 9 मंथ्स के लिए इनके साथ हो गई है। इसकी डिटेल्स जो है इसाक डार साहब जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने दी है और उन्होंने बहुत ज्यादा तारीफें की आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की। उन्होंने कहा कि वो कॉन्स्टेंटली इन ऑफिशियल्स के साथ आईएमएफ के से बात कर रहे थे और उसकी वजह से ये सारा हुआ है। अब जो सेकंड रिव्यू है इसका जो आईएमएफ का वो 2 नवंबर को है और थर्ड रिव्यू जो है 3 फरवरी को है। लेकिन जाहिर है कि आईएमएफ ने इनको कहा है कि फौरन आप इलेक्शंस करवाएं ताकि एक स्टेबल गवर्नमेंट आए जिसके साथ हम ये मामला आगे चलाएंगे। इसीलिए सिर्फ 9 मंथ का जो प्रोग्राम है वो इन्होंने इनके साथ साइन किया है। जो कि नई गवर्नमेंट आएगी उसके साथ अब वो आगे चलेंगे। इसके ऊपर बात करते हुए इसाक डार साहब ने कहा जी कि हाँ बिल्कुल और ये बात ठीक है और इसके ऊपर जो है हमारी जो इनके साथ बात हुई थी वो अच्छी रही थी और जो बार बार लोग कह रहे थे कि मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जाएगा वो नहीं जा रहा और अब मुल्क को जो है काफ़ी ब्रीदिंग स्पेस जो है वो मिल गई है। जिसके होते हुए आज शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा है कि इलेक्शंस जो है अपने वक्त पे होंगे और इंटरिम गवर्नमेंट को सौंपा जाएगा सारा कुछ अगस्त 14 से और उसके बाद जो है चीज़ें आगे चलेंगी। उन्होंने इसाक डार साहब ने कहा जी कि अब हम वी आर ऑन द रोड टू डेवलपमेंट और हमको जो है ये जो गेन्स हमें मिल रहे हैं उसका हमें उसका फ़ायदा जो है वो उठाना चाहिए। टीवी के ऊपर आज ये एड्रेस कर रहे थे और उसमें ये सारी डिटेल्स दे रहे थे। बहुत ही अफसोस की खबर एक जो है कि पाकिस्तान की जो बहुत ही एक हिस्टोरिक बिल्डिंग थी विच वॉज पार्ट ऑफ द पाकिस्तान एम्बेसी इन वाशिंगटन डीसी वो आज उन्होंने जो है वो बेच दी है और पाकिस्तानी बिजनेसमैन जो है वहाँ पे अमेरिका में हफीज़ खान उन्होंने इसको $7.1 मिलियन की जो है यूएस डॉलर्स की खरीदी है। ये तकरीबन 2003 से ये खाली था ये हिस्सा और चूंकि इसको डाउनग्रेड कर दिया गया था डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया ने तो इसके लिए इसके ऊपर टैक्सेस जो थे वो बेतहाशा बढ़ गए हुए थे और ये बड़ी फेमस जो थी गवर्नमेंट ओन्ड आर स्ट्रीट बिल्डिंग थी और चांसलरी थी जो पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास थी जो कि अब पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास नहीं रही है। चूंकि इसके टैक्सेस बहुत बढ़ गए थे तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसकी बिडिंग जो थी वो अनाउंस की थी। उसके बाद विदाउट टेलिंग कि वो बिडिंग को क्यों वापस ले रहे हैं वापस ले लिया था और हाईएस्ट बिडर जो था उस वक्त उसने $6.8 मिलियन ऑफर किए थे और इसकी जो वैल्यू लगाई गई थी वो $4.5 मिलियन थी। लेकिन जाहिर है कि बड़ी आइकॉनिक ये थी इमारत तो इसका लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा हाई प्राइस पे जा सकती थी। बहरहाल जी इसको हफीज़ साहब ने 7 जो है ओवर 7 मिलियन से के डॉलर से इसको अब जो है वो खरीद लिया है। तो लोगों ने आज इसके ऊपर काफ़ी अफसोस का भी इजहार किया और हैरत का भी इजहार किया कि क्यों बेचने की इसको ज़रूरत जो है वो पड़ी है। तो अब इसलिए इसका डिप्लोमेटिक स्टेटस नहीं है अब इस बिल्डिंग का, वो अब उधर अमेरिकन गवर्नमेंट ने डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया ने रिवोक कर दिया है। गुलबार खान साहब जो हैं जी जो कि लीडर हैं पीटीआई फॉरवर्ड ब्लॉक के वो आज गिलगित बल्तिस्तान के नए चीफ मिनिस्टर लगे हैं। इनको 20 मेंबर जो उस वक्त हाउस में थे उसमें से 19 इनको वोट्स मिले हैं और 3 जो थे दूसरे कैंडिडेट्स उन्होंने अपनी कैंडिडेसी क्योंकि विड्रॉ कर ली थी तो अनअपोज्ड ये जीते हैं। इंडिपेंडेंट लॉ मेकर नवाज खान नाजी ने एब्सटेन किया था वोटिंग से। पीपीपी और पीएमएलएन के पार्लियामेंटेरियंस दोनों ने इनको बैक किया है। 11 मेंबर्स ऑफ पीटीआई लाइक माइंडेड ग्रुप जो कि जाहिर है कि इमरान खान के ग्रुप से हैं उन्होंने बॉयकॉट किया था इसको और कहा था कि इसमें रिगिंग हुई है। और ये आपको पता ही है कि पोस्ट खाली हुई थी क्योंकि जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे गिलगित बल्तिस्तान के खालिद खुर्शीद साहब उनके पास फेक डिग्री का केस उनके ऊपर लगाया गया था और उनको डिस्क्वालीफाई किया गया था। गुल साहब जो हैं वो डेमर डिस्ट्रिक्ट के हैं। 2019 में उन्होंने सबसे पहले जेयूआई के टिकट पे कंटेस्ट किया था और ये इलेक्ट हुए थे। पीपीपी ने फिर इनको फॉर्मली जो है अपनी जो गवर्नमेंट कोalition की थी उसमें इनको एज अ हेल्थ मिनिस्टर लाए थे। 2015 में इन्होंने लूज कर लिया था इलेक्शन पीएमएलएन के कैंडिडेट के अगेंस्ट। 2020 में इन्होंने पीटीआई के टिकट पे जो है वो इलेक्शन लड़ा था और इनको फिर से एक दफ़ा हेल्थ मिनिस्टर लगाया गया था और आज ये जो है जी चीफ मिनिस्टर बने हैं। इंडिया के अंदर मिजोरम के जो बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट हैं आर वनराम चुंगा उन्होंने रिजाइन कर दिया है। उन्होंने कहा जी ये जो कुछ प्रोटेस्ट जो हैं चल रहे थे यहाँ पे मणिपुर में उसमें क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है उसको बहुत ज़्यादा टारगेट किया गया है। उन्होंने कहा जी तकरीबन 357 क्रिश्चियन चर्चेस पास्टर क्वार्टर्स ऑफिस बिल्डिंग्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट चर्चेस वो सारे बर्न कर दिए हैं मिलिटेंट जो है मिटाए के ट्राइब से और इसके ऊपर लीडर्स भी खामोश हैं और भी सब लोग खामोश हैं, कुछ भी नहीं किया। उन्होंने आज इसका पूरे का पूरा इल्ज़ाम मणिपुर के चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह और जो होम मिनिस्टर अमित शाह साहब हैं उनके ऊपर डाला। उन्होंने कहा कि अमित शाह साहब यहाँ पे 3 दिन के लिए आए भी थे लेकिन फिर भी ये बर्निंग और मारो जलाओ घेराओ वायलेंस जो है वो चलती रही जिसमें कि मुझे पहले ये लगता था कि शायद बीजेपी बड़ी अच्छी पार्टी है लेकिन अब मुझे पता चल गया कि ये इंतहाई एंटी क्रिश्चियन पार्टी है तो इसलिए ये मेरी मॉरल ड्यूटी है मैं इस पार्टी को छोड़ दूँ
और मैं प्रोटेस्ट करता हूं अगेंस्ट दिस क्रिमिनल इनजस्टिस। तो ये इन्होंने छोड़ा है। द प्रिंट की आज बड़ी इंटरेस्टिंग एक स्टोरी है जी, और इसमें कहा गया है कि मोदी जी के जो 9 साल रहे उसमें क्या करप्शन नीचे आई कि नहीं आई, तो उसके ऊपर आज इन्होंने एक स्टोरी की है। उन्होंने कहा जी कि जो करप्शन होती है वो डेथ ऑफ आइडियोलॉजी होती है, लेकिन वो 2 फॉर्म्स में जाहिर होती है। एक तो एक्ट ऑफ करप्शन इटसेल्फ, कि आप कोई लूट गजूट कर रहे हैं, और फिर इसको वेपनाइज इन इन्वेस्टिगेशन इन करप्शन, कि वो जो आपके आसपास के जो लोग हैं जिनको कि आप पसंद करते हैं, वैसे आप इन्वेस्टिगेशन के नाम पे उनको कर लें, लेकिन वैसे वो आपकी पार्टी का हिस्सा हों। तो इसको करप्शन को वेपनाइज इस तरह से ये हो जाती है। तो वो कहते हैं जी कि बीजेपी पावर में जब आई थी 2014 में, तो उसने कहा था जी कि हम आइडियोलॉजी की बेसिस पे लड़ रहे हैं, और हम ये जो पॉलिटिकल पार्टीज जो कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स चला रही हैं उनको हम खत्म करना चाहते हैं। लेकिन जो वाजपेयी साहब का जमाना था वो काफी डिफरेंट था, और वो कांग्रेस से भी डिफरेंट इसलिए नजर आता था कि वैसे तो ये जो बीजेपी है ये बहुत ही जो है फ्लूइड किस्म की थी उस जमाने में, और कांग्रेस जो थी वो सॉफ्ट हिंदुत्व को चलाती थी, क्योंकि वाजपेयी साहब जो थे जवाहरलाल नेहरू से उनके बड़े फैन थे, और वो चाहते थे कि ये जो हार्ड लाइनर्स है संघ में उनका हिस्सा ना बना जाए। बीजेपी अंडर मोदी जी जो है उनका तो बड़ा क्लियर स्टैंड है, वो बिल्कुल हिंदुत्व के ऊपर चलते हैं, और वो कहते हैं जी कि हमको कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए, यानी कि कांग्रेस के बगैर का भारत चाहिए। और वो कहते हैं जी ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे आप कहें कि जी हमको करप्शन नहीं चाहिए, और फिर आप करप्शन जो है उसके साथ साथ चलते रहे, यानी कि बहुत सारे जो करप्ट लोग हैं उनको अपना हिस्सा बनाएं। वो कहते हैं जी वैसे तो 2014 में बीजेपी ने यही कहा था कि हम करप्शन को खत्म करेंगे, लेकिन 9 साल गुजर गए हैं, अभी तक इन्होंने करप्शन खत्म नहीं की है, और कहीं पे दूर दूर नजर भी नहीं आ रहा है कि ये खत्म करेंगे, बल्कि अब तो ये इनका जो है ये डोमिनेंट एजेंडा भी नहीं रहा है। और वो कहते हैं जी आजकल जो कि हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में आ रहा है उसको अगर हम देखें तो यही लग रहा है कि जिन लोगों के बड़े खिलाफ थी बीजेपी और कहती थी इनको साइड पे ही रखना चाहिए, उनको डायनेस्टिक पॉलिटिक्स खास तौर पे बड़ी खिलाफ थी, अब उन्हीं को अपना हिस्सा बनाती जा रही है। वो कहते हैं जी इसमें सबसे पहले तो सिर्फ बीजेपी नहीं और भी पार्टीज जो है उनके ऊपर भी हमको नजर डालनी पड़ेगी, जैसे कि एनसीपी, वो उन्होंने भी यही कहा था, विच वॉज लॉन्च्ड बाय शरद पवार साहब, कि वैसे तो हम बड़े सोनिया गांधी जी के अगेंस्ट हैं क्योंकि उसका फॉरेन ऑरिजिन है और वो क्यों चला रही है, लेकिन फिर जिस वक्त कांग्रेस की गठबंधन हो गई महाराष्ट्र के अंदर इनके साथ एनसीपी के साथ, तो फिर सब कुछ ठीक हो गया, फिर इनको कुछ भी जो है वो गलत नहीं लगा। फिर जिस वक्त इनको लगा कि ये ठीक नहीं है तो फिर अजीत पवार साहब जो हैं, क्योंकि ये पवार फैमिली चलाती है तो एनसीपी को ज्यादातर के बाप और बेटा और भांजे और भांजियां और वो सारे, तो वो कहते हैं जी कि फिर उन्होंने कहा जी अच्छा चलो इनको छोड़ के अलाइन कर लेते हैं हम बीजेपी के साथ। और बीजेपी जो कि बड़ी करप्शन के खिलाफ थी, इन डायनेस्टिक फैमिलीज के बड़ी खिलाफ थी, ये जो पवार फैमिली की जो पार्टी एनसीपी उसके साथ उसने भी जी हाथ जोड़ लिया। तो अब वो कहते हैं जी कि अब ऐसा लग रहा है कि बीजेपी जिन असूलों पर खड़ी थी अब वो नहीं है, जो करप्शन को खत्म करने की बात कर रही थी, अब यही लग रहा है कि अब वो क्रुक्स जो ये सारे हैं उनको अट्रैक्ट कर रही है। तो ये आज बड़ी ही जो है डैमिंग स्टोरी जो है वो आई है द प्रिंट में, तो इसके ऊपर काफ़ी आज आवाज़ उठी है। इंडियन एक्ट्रेस और एस्ट्रोलॉजिस्ट जो हैं जी बबीका ध्रुवे, उनसे आज वो जो ओटीटी में बिग बॉस चल रहा है ओटीटी 2 हाउस में, तो उसमें आज इनसे क्वेश्चन किया गया कि सल्लू भाई जो हैं शादी क्यों नहीं कर रहे हैं अभी तक। तो उसका जवाब इन्होंने देते हुए कहा कि सलमान खान जो है वो इसलिए शादी नहीं कर रहा क्योंकि वो बहुत टेरिबली बिट्रे हुआ है लव के अंदर। और ये क्वेश्चन जो था इनसे बबीका से मनीषा रानी ने पूछा था, और उन्होंने कहा था जी कि इसकी क्या वजह है। तो वो उसने कहा कि वैसे तो सलमान ऊपर से बड़ा टफ रफ गाय लगता है, लेकिन अंदर से बहुत इमोशनल है, और उसको बड़ी ये जो फिल्मी टाइप की बीवी नहीं चाहिए, उसको बड़ी घरेलू टाइप की बीवी चाहिए जो कि उसकी फैमिली का ख्याल रखे और इसके जो स्ट्रेसेस हैं उनको प्यार मोहब्बत से ख़त्म करने की कोशिश करी। अभी कुछ अर्सा पहले ही जो है मे बी अर्लियर दिस ईयर इंटरव्यू एक दे रहे थे सलमान खान साहब, तो उसमें भी एक इनसे पूछा गया था कि भाई आप शादी क्यों नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी जब खुदा की मर्जी रहेगी तब मैं शादी करूंगा, शादी के अंदर 2 लोगों का राजी होना बहुत जरूरी है, वो अभी तक हुआ नहीं है। जब मैं यस बोलता हूं तो दूसरी पार्टी ना बोल देती है, जब दूसरी पार्टी यस बोलती है तो मैं ना बोल देता हूं, तो दोनों का यस बोलना जरूरी है। जब वो यस बोलेंगे तो मेरी शादी होगी। वैसे अभी मैं 57 ही हूं, मतलब कि मुझे एक बीवी इस वक्त होनी चाहिए, लेकिन हो जाएगी जब अल्लाह की मर्जी होएगी। तो प्यार किया क्यों था?
हाँ, बस इतने बेतहाशा प्यार क्यों किए थे भाई? हाँ, प्यार क्यों किया? जब प्यार करेंगे तो भुगतो फिर। हाँ जी। अच्छा जनाब, ये जो रूमर्स आ रहे थे ओ माय गॉड 2 अक्षय कुमार की जो दूसरी फिल्म का हिस्सा होने वाला है, पहले आपको पता ही है ओ माय गॉड आई थी, अब ये ओ माय गॉड 2 आ रही है कि ये जी LGBT के ऊपर शायद बनी है और होमोसेक्सुअलिटी को इसके अंदर बड़ा दिखाया गया है, क्योंकि अक्षय कुमार जो है वो लॉर्ड शिवा के रोल में नजर आएंगे। तो वो कहते हैं जी कि ऐसी फिल्म के अंदर ये ऐसा थीम क्यों है? तो एक जो सोर्स क्लोजर टू दिस मूवी जो है उसने कहा कि ये सारे जो हैं बेसलेस किस्म के एलिगेशंस हैं और ये बेटर है कि आप मेकर्स ऑफ द फिल्म हैं उनको जरा इस पे बात करने दें और थोड़ा सा धीरज रखें, जरा चुप कर जाएं और आप जो है उनको बोलने दें कि उनकी फिल्म जो है किसके बारे में है। अक्षय कुमार की ये जो फिल्म है ये 2012 जो ओ माय गॉड अभी आपको मैंने बताया उसका जो है ये सीक्वल है और इसमें इस दफा आपको पंकज त्रिपाठी भी नजर आएंगे एज अ डिवोटी और यामिनी जो गौतम है वो एज अ लॉयर नजर आएंगे। ये फिल्म जो है रिलीज हो रही है अगस्त 11 को, तो ऑलरेडी काफ़ी इसके लिए जो है वो आ गई है कंट्रोवर्सी। और जनाब आपको पता ही है कि जो हॉलीवुड एक्टर्स हैं आज वो खड़े हुए हैं यूनियन के साथ। आपको हमने ये कुछ अर्सा पहले कोई 1.5-2 महीने पहले खबर सुनाई थी कि राइटर्स और बाकी लोग जो थे वो कह रहे थे जी कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ऊपर चला गया है और हमें जो है कोई भी अच्छी दी नहीं जा रही है। हॉलीवुड इज जस्ट ऑन द स्ट्रीट्स और कोई प्रोडक्शन नहीं चल रही, कोई कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। तो अब एक्टर्स भी जो हैं इनके साथ आके खड़े हो गए हैं। ये सैग एफ्ट्रा यूनियन जो है ये कह रही है कि हम बिल्कुल स्ट्राइक पे जा रहे हैं और जब इन्होंने कहा कि हमारी मांगे अगर सुनेंगे तो फिर हम वापस स्टूडियोज में जाएंगे, नहीं जाएंगे तो नहीं। तो पूरी कंप्लीटली प्रोडक्शंस जो है यूएसए में इस वक्त शट डाउन हो गई हैं। हॉलीवुड की लार्जेस्ट यूनियन जो है इसका 160 मेंबर्स हैं और इसके अंदर राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका भी है और इन्होंने कहा जी कि हमारी बेस पे बढ़ाएं और हमें एश्योरेंस दें कि हमारा काम, सबसे जो बड़ा इनका मुतालबा है कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है उससे आप रिप्लेस नहीं करेंगे, हम काम करते रहेंगे यहाँ पे। और भी बेशुमार टॉपिक्स हैं जिनके के ऊपर ये बात कर रहे हैं। तो वो कहते हैं जी हम इन गुड फेथ आपके साथ बात करना चाहते हैं और आप भी हमारे साथ करें, अगर नहीं करेंगे तो फिर हम बिल्कुल काम पे वापस नहीं जाएंगे। तो जब तक ये टॉक्स नहीं होंगी, तो अगर ये टॉक्स ब्रेक कर गई तो फर्दर, क्योंकि पहले ही दे हैव ब्रोकन डाउन, लेकिन और की तो फिर बिल्कुल ही काम जो है वो शुरू नहीं किया जाएगा। आज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ओलंपिक कमेटी जो है IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, उसने कहा है कि रशिया और बेलारूस के जो हैं प्लेयर्स उनको जो ओलंपिक्स होने वाली है 2024 पेरिस में, उसमें उनको हिस्सा नहीं दिया जाएगा। लेकिन कुछ एथलीट्स जो हैं अंडर न्यूट्रल इंडिविजुअल का जो बैनर है उसमें वो compete कर सकेंगे। और वो कहते हैं जी कि वैसे तो जो समर या विंटर गेम्स हुए तो तमाम जितनी भी नेशनल टीम्स वर्ल्ड वाइड होती हैं, ओलंपिक टीम्स और कमेटीज, उनको इनवाइट भेजा जाता है, लेकिन बेलारूस और रशिया को ये नहीं भेजा गया है। तो ये जो हैं ये अब इनवाइट्स जो हैं जून 26 तक पूरे भेज दिए जाएंगे सबको, लेकिन इनको नहीं भेजे जाएंगे और ये दो एज अ रिजल्ट कंट्रीज compete नहीं करेंगी और ग्वाटेमाला जो है वो भी नहीं कर सकेगी क्योंकि उसको जो है सस्पेंड किया गया है। तो तकरीबन 203 एलिजिबल नेशनल ओलंपिक कमिटीज जो हैं उनको ये इनवाइट सब जाएंगे एक्सक्लूडिंग दीज। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है, जिनको आपको पता ही है कि उन्होंने सऊदी जो क्लब ज्वाइन किया था अल नसर, तो उसके बाद इनको सऊदी अरेबिया से बड़ा प्यार हो गया। इनके पहले जो कमेंट्स आए थे कि मैं आई वाज नॉट श्योर कि मैं जाऊं सऊदी, क्योंकि बहुत सारी डिफरेंट स्टोरीज उन्होंने सुनी हुई थी, लेकिन अब ही इज लविंग इट देयर। एक तो पैसे बेतहाशा हैं और ऊपर से लोगों का प्यार बड़ा है, अरब्स बड़े इनसे प्यार करते हैं, तो लोगों का भी इनसे प्यार बढ़ता चला जा रहा है। अल नसर का जो ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट है उसके ऊपर आज इनकी एक तस्वीर है जिसमें देखा जा रहा है कि ये बहुत ज्यादा जो थे वो कर रहे थे। पहले तो जो वीडियो देखी जा सकती है उसमें बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे थे और उसके बाद फिर ये जो है इन्होंने इनके सपोर्टर्स इनको कह रहे थे हेलो हाय, इस तरह ग्रीट कर रहे थे, तो इन्होंने आगे से उनको कहा अस्सलाम वालेकुम। तो उसकी वजह से लोग बड़े जो है इनसे बड़ा प्यार कर रहे हैं मुस्लिम वर्ल्ड में और वो कह रहे हैं कि मुस्लिम कल्चर के लिए बड़ा इनका जो है वो रिस्पेक्ट है और ये अप्रिसिएशन शो कर रहे हैं सऊदीज के लिए। और इससे पहले भी बड़ा लोगों का प्यार इसके साथ हुआ था रोनाल्डो के साथ, क्योंकि एक जो इसने पहली गेम में एक जो गोल बनाया था उसके बाद ये जमीन पे गिर के सजदा जैसे करते हैं ना मुस्लिम प्लेयर्स, वैसे इसने सजदा किया था। तो आज लोगों का प्यार और भी इससे बढ़ गया जब इसने अस्सलाम वालेकुम बोला। डोंट बी सरप्राइज if he becomes yes dash 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 okay yes है भी बड़ा अच्छा। आपको पता है इसने बड़े पैसे दिए हैं पैलेस्टाइन के कॉज के लिए भी और बड़े पैसे देता रहता है, बड़ी चैरिटी करता है, बड़ा ही अच्छा मुंडा है, वैसे बहुत ही अच्छा मुंडा है।
अच्छा जी, बहुत सारे पाकिस्तानी प्लेयर्स जो पाकिस्तान में हैं और पाकिस्तान में नहीं भी हैं, अमेरिका में रहते हैं, वो अमेरिका की ये जो मेजर लीग क्रिकेट T20 टूर्नामेंट हो रहा है उसमें पार्टिसिपेट अब ये कर सकते हैं, जो कि कल से स्टार्ट हो रही है। इसमें हारिस रऊफ और शादाब खान, इमाद वसीम, ये जो हैं ये जा रहे हैं इसमें हिस्सा लेने के लिए। और ये जो है टेक्सास नॉर्थ कैरोलिना में फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इवेंट जो है ये हो रहा है। हारिस और शादाब जो हैं वो सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न के लिए खेलेंगे। इमाद जो है सियाटल ऑर्केन्स के साथ खेलेगा। लॉस एंजलिस नाइट राइडर्स, MI न्यूयॉर्क, वाशिंगटन फ्रीडम्स, टेक्सास सुपर किंग्स, और ये जो हैं ये भी बाकी की 4 टीमें हैं जो इसके अलावा भी पार्टिसिपेट कर रही हैं। ये 19 डे का कंपटीशन रहेगा जो आज से जुलाई 13 से शुरू हो गया है और जुलाई 30 तक रहेगा। और ये सारे मैचेस ग्रैंड प्रेरी स्टेडियम एंड चर्च स्ट्रीट पार्क में खेले जाएंगे। पीसीबी ने इन सब प्लेयर्स को एनओसी दिया था, लेकिन सोर्सेस क्लोजर टू पीसीबी कह रहे हैं कि पीसीबी ने हर प्लेयर के लिए $25,000 मांगे थे 19 डे के प्ले के लिए। इसमें अब बहुत सारे जो पाकिस्तानी ओरिजिन के प्लेयर्स यूएस में रह रहे हैं वो भी देखे जाएंगे, जैसे कि हमाद आजम, समी असलम, एहसान आदिल, सैफ बाबर, सईद अली और मुख्तार अहमद, वो भी यहाँ पे नजर आएंगे। This is a very great step for cricket in Pakistan. In USA, in USA. नहीं, in Pakistan, क्योंकि पाकिस्तान हाँ, प्लेयर्स नजर आ रहे हैं। हाँ, तो उस बिल्कुल, लिहाज से मैं बिल्कुल, बात कर रहा बिल्कुल, हूँ yes, कि- yes, yes. And अगर अमेरिका में थोड़ा सा भी उनको सपोर्ट मिल गई, then it's going to get big. और 19 days का हुआ है, Yeah. you never know, इस 3 months का हो जाए। हाँ, हाँ। और अमेरिका में अगर ये स्पोर्ट ने उसने जड़ें पकड़ ली ना तो फिर ये बहुत ही क्या बात है, फिर तो बहुत बिग हो जाएगी और भी ये गेम। आईसीसी ने जनाब आज अनाउंस किया है, यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, नॉट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी जो है उसने आज अनाउंस किया है कि मेन और विमेन्स टीम जो हैं उनमें आने वाले तमाम मैचेस में उनको इक्वल पे दी जाएगी, औरतों और मर्दों को। प्राइज मनी जो थी लास्ट मेंस ओडीआई वर्ल्ड कप जो हुआ था 2019 में वाज $10 मिलियन, और औरतें जो थी जिन्होंने के 2022 का वर्ल्ड कप खेला था उसको उससे 3 टाइम्स लेस थी, उनको सिर्फ 3.5 मिलियन जो थे वो दिए गए थे। इसी तरह आपको पता ही है कि फीफा के ऊपर भी बड़ा एतराज आ रहा था पिछले दिनों में, कि फीफा को भी कहा जा रहा था कि भाई तुम भी इक्वल पेस दो। 152 मिलियन जो थी वो प्राइज मनी में दिया गया था लेडीज को, और लोग बड़े खुश हो गए थे कि जी विमेन्स जो सॉकर क्लब है उसके लिए, सॉकर जो टीम्स हैं उनके लिए आपने बड़ा अनाउंस किया है। और उन्होंने कहा जी कि ये जो अब अपकमिंग मैचेस हैं उसमें इतने स्पेंड किए जाएंगे, 152 मिलियन। लेकिन कंपेयर टू मेंस टीम ये कुछ भी नहीं है। औरतों के लिए अपकमिंग मैचेस में 152 मिलियन साइड पर रखे हैं फीफा ने, जबकि कतर 2022 में जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें जो मर्दों की जो नेशनल एसोसिएशन थी उनको $440 मिलियन जो थे वो दिए गए थे। बहरहाल जी आईसीसी ने तो ये अनाउंस किया और फीफा ने भी कहा है कि आने वाले दिनों में हम भी इक्वल पेस देने की तरफ चलेंगे। एंड जनाब एब्सोल्युटली अवर लास्ट न्यूज, एंड दिस इज अबाउट जो 3 कनेडियंस हैं हमारे, उनको वाइल्ड कार्ड एंट्री मिल रही है इस साल की जो नेशनल बैंक ओपन विमेन्स टेनिस टूर्नामेंट हो रहा है, जो कि अगस्त 4 से 13 तक मॉन्ट्रियल के अंदर होगा। इसके अंदर हमारी जो हाईएस्ट रैंक्ड कनेडियन है 2019 की चैंपियन बियांका एंड्रूस्को फ्रॉम मिसिसागा, लेला फर्नांडिस, लेला जो है वो रिचमंड से है शायद, लेला जो है No, Leila is from Montreal. मॉन्ट्रियल, हाँ वो, एंड देन रेबेका मारियो जो है, रेबेका मेरे ख्याल में वैंकूवर से हैं, है ना, हाँ रेबेका इज मैरियो, ये लोग जो हैं सारी पार्टिसिपेट कर रही हैं एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री। एंड्रूस्को जो है वो आपको पता है कि काफ़ी वो हाई नंबर पे हैं और इस वक्त 50th नंबर पे हैं। मैरिनो जो Richmond Hill. हाँ जी जी, Andresio जो है ना, she's हाँ, from हाँ, Richmond Hill. तो वो कह रहे हैं, नहीं वो कह रहे हैं कि ये मिसिसागा से हैं, एंड्रिस्को जो है शी इज फ्रॉम मिसिसागा। Mississauga, अच्छा, ठीक Richmond है। Hill, but Yeah, the yeah. thing is that she's from Ontario. ओके या वैंकूवर की जो मेरिनो हैं उनके 83 नंबर्स हैं और फर्नांडिस जो हैं वो उनके 95 नंबर्स हैं। यस यू आर राइट, मजिद भाई लवेल से है ये, या शी इज फ्रॉम लवेल, या अच्छा। टेनिस कनाडा जो है उसने कहा जी ये 41 ऑफ टॉप 44 प्लेयर्स ऑन WTA टूर आर कमिंग, including number 1 4-time Grand Slam champion Iga Swiatek of Poland, number 2 Irina Sabalenka of Belarus, और नंबर 3 अलेना रेबिकीना ऑफ कजाकिस्तान। तो ये बेलारूस की कैसे प्लेयर को आने दे रहे हैं?
बहरहाल चलो अच्छी बात है। अच्छा जी, डिफेंडिंग चैंपियन जो है, प्रॉब्लम है? नहीं मुझे कोई नहीं है। नहीं, बता दे प्रॉब्लम है तो। नहीं, आईओसी ने उनके ऊपर बैन लगाया ना, तो हमारा कनाडा नहीं करा, तो विच इज वेरी गुड। डिफेंडिंग चैंपियन जो है सिमोना हालेप ऑफ रोमानिया, वो एब्सेंट रहेंगी क्योंकि उसकी वजह यह है कि उनके ऊपर डोपिंग के चार्जेस आ गए थे और उसकी वजह से उनको सस्पेंड कर दिया गया है, तो अब वो नहीं आ सकेंगी।